अब हम आ गए पार्ट नंबर 5 में। थोड़ा ब्रेक ले लिया, रिलैक्स हो गए, काफी सारी बातें भी हो गई। पार्ट नंबर 5 में आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 में हम फोकस करेंगे ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और पुट कॉल रेशियो, जिसको बोलते हैं पीसीआर। अब मैं एक बात बोलूं आपको, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, थोड़ी डेंजरस चीज भी है। एक बहुत बड़ा मैंने मिसकंसेप्शन देखा हुआ है अपने इंडियन मार्केट में, ये दो तीन चीज को लेते हुए। कई बार आपको YouTube में इतने इतने वीडियो मिल जाएंगे कि ओपन इंटरेस्ट में ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी, ओपन इंटरेस्ट देख के आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पीसीआर देख के ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। पर मैं आपको बहुत एक ऑनेस्ट गाइडेंस दूं ना, तो ये चीजें इतनी हेल्पफुल है ही नहीं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं या तो कुछ दूसरे लोग हैं, वो सिर्फ रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो आपको देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत मस्त है। मैं देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही सही हूं और दूसरे लोग गलत है, मेरा वो व्यू पॉइंट नहीं है। स्टॉक मार्केट में अच्छे लोग भी है जो अच्छी तरह से सिखाते हैं, बट हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं उन चीज को क्रिटिसाइज करूं कि जो एक नॉलेज के सामने बेची जा रही है। और ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे ना जो फार फ्रॉम रियलिटी है। जैसे कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं कि लेट से कि आप एक रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रहे हो और आप 10 साल से उस बिजनेस में हो, ठीक है ना। और आपके पास कोई आता है गाइडेंस लेने के लिए कि यार मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो अगर आप एक सही होंगे ना तो आप उसको गाइड करोगे, भाई ये प्रोडक्ट में मत जा, ये प्रोडक्ट में जा, ये मार्केट चूज मत कर, ये मार्केट चूज कर, ये प्राइस पॉइंट मत चूज कर, ये प्राइस चूज कर, है ना। आपका एक एक्सपीरियंस होगा, अगर आप सही हो तो उसको सही तरह से गाइड करोगे। मगर आपका इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है, तो आप इतना उसको अच्छी तरह से गाइड नहीं करोगे, बंदा मिसगाइड हो जाएगा। मैं उसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि जिन लोगों का एक रॉ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा ना, वो ये सब चीजों पे ज्यादा देते ही नहीं है, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, क्योंकि कई बार लोग वर्कशॉप में आते हैं ना तो वो स्कूल माइंडसेट से आते हैं, स्कूल माइंडसेट कि सर हमें इतना नहीं, हमें इतना क्यों नहीं पढ़ाया आपने लोग, हमें तो ये भी जानना है, वो भी जानना है। तो वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं और मेरा काम बोला था कि आप क्वालिटी पे फोकस करो, जो चीज जितनी जरूरी हो समझ लो, बाकी से बाकी काफी सारी चीजें आप खुद भी समझ लोगे और इवेंचुअली आपको रियलाइज होगा कि भाई ये सर सही बोलते थे, पर वो शायद अभी नहीं पता चले। तो आपका स्कूल माइंडसेट मत रखो प्लीज, और इसमें बुकिश मत बनो। मैंने वर्कशॉप में बोला था ना कि बुकिश नहीं बनना हमें। तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और पीसीआर, और ट्रेडर क्या शॉर्टकट यूज करते हैं और कितना वो प्रैक्टिकल है, कितना फायदा कर रहे थे, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं हम ओपन इंटरेस्ट, वो भी मैं अभी बताता हूं कि वो स्क्रीन पे दिखता कैसा है। पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। देखो, मैं हर बार क्वेश्चन करता हूं ना, ऑप्शंस की दुनिया की क्या जरूरत है हमें, ग्रीक्स क्यों चाहिए हमें, क्योंकि मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं कि जो हम सीख रहे हैं क्या वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं वीडियोस देख देख के। पर भाई ओपन इंटरेस्ट क्यों आया, उसकी क्या जरूरत है, आप पहले वो तो क्वेश्चन करो, राइट। एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट काफी सारे ट्रेडर इसलिए यूज करते हैं ताकि वो चार्ट पे देख के ये पता कर सके कि मार्केट का सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है। जैसे कि अभी मैं एक चार्ट पे बताता हूं मैं आपको एक चीज। यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, निफ्टी का डेली चार्ट लिया है। क्या किया है, निफ्टी का डेली चार्ट, यहां तक हम क्लियर है। तो चार्ट जैसे जैसे मूव होगा ना, कई कई जगह का प्राइस रिजेक्ट होके नीचे आएगी, कई जगह पे सपोर्ट बनेगा कि वहां से बायर्स आएंगे, राइट। एक कॉमन लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं। तो ये तो हमें चार्ट से पता चलता है क्योंकि यहां पे एक निफ्टी का चार्ट है। पर ऑप्शन की दुनिया तो थोड़ी अलग है। ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट का बाय सेल हो रहा है ना, मल्टीपल पोजीशन ले रहे हैं, कॉल पुट वो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसका भी डेटा इकट्ठा होता है ना कहीं कि भाई निफ्टी की ये एक्सपायरी, इसमें कितने स्ट्राइक प्राइस है, कितने कॉन्ट्रैक्ट है, क्या चल रहा है, वॉल्यूम कितना है, ट्रेड कितना है ना। तो ऑप्शन की दुनिया वालों ने भी अपने रास्ते निकाल लिए हैं, चीजें जानने का बैरोमीटर निकाल लिया है, मेनू कार्ड निकाल लिया है, स्कोर कार्ड निकाल लिया है, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो जैसे अभी मैं अगर डेली चार्ट देखूं तो आपको क्या लगता है कि हाँ भाई, यहां कहीं रेजिस्टेंस है,
फिर यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। देखो अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो आपको चार्ट पे ये दिख रहा है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है ये भी एक रेजिस्टेंस है, फिर आपको दिख रहा है ये सपोर्ट है, फिर आपको दिख रहा है ये भी सपोर्ट है, फिर एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये भी है, क्योंकि ये सब इनको कनेक्ट करता है, राइट। सो कुछ कुछ ऐसे रेजिस्टेंस बन गए हैं, राइट, कुछ पॉइंट सपोर्ट बन गए, राइट। तो बस यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, अगर मैं चार्ट रीडिंग करके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो ऑप्शन की दुनिया में भी किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, क्लोज है, वॉल्यूम कैसा चल रहा है, तो ट्रेडर कुछ अनुमान लगाते हैं कि चलो ना कहां पे क्या बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो कौन सी पोजीशन में भी बैठे हुए हैं, तो चलो कुछ देखते हैं कि भाई वहां से कुछ लेवल्स का आइडिया मिल सकता है, तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो कई बार एग्जैक्टली जो ओपन इंटरेस्ट में कुछ लेवल्स मिल रहे, कई बार एग्जैक्टली मीट कर जाते हैं यहाँ पे, ये तो 19 20 18 20 होता रहता है, पर हाँ उसके हिसाब से कुछ कुछ पता चलता है अपने को मार्केट में। पहले क्या दिखता है, कैसा दिखता है वो बताऊंगा, और उसका कितना यूज है वो बताऊंगा, ठीक है। इसको अभी जाने देते हैं। मैं ऑब्स्ट्रा में जाता हूं, और ऑब्स्ट्रा में मैंने निफ्टी का ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये आपको ऑब्स्ट्रा में मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है, यहां पे पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये सब आप बड़े बड़े स्पाइक देख रहे हो ना, बड़े बड़े टावर्स देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये सभी स्ट्राइक प्राइस में एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, इंटरेस्ट हाईएस्ट है। ओपन इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है। तो ओपन इंटरेस्ट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि इतनी पोजीशन अभी ओपन है, क्लोज नहीं है। जैसे कि मैं बहुत बड़ा सेलर हूं, मैं एफआई हूं, डीआईआई हूं, मैं म्यूचुअल फंड हाउसेस में काम करता हूं, तो मैं कुछ अपना हेजिंग कर रहा हूँ, या तो मैं कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग भी करके प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। बड़े बड़े ट्रेडर्स करते हैं ना एफआई वगैरह। तो मैंने करोड़ों रुपए की पोजीशन ली होगी, है ना, और मैं सेलर हूंगा, मैं बायर तो हूंगा नहीं, क्योंकि मैं जो बहुत बड़ा पैसा होता है तो एज अ बाइंग में उसको मेहनत नहीं कर सकता, मैं तो हेजिंग करूंगा, और हेजिंग करने के लिए मुझे सेलर बनना पड़ेगा। सेलर बनूंगा, बाद में मैं बाई करके हेज करूंगा उसको, है ना, हमने पोजीशन देखी ना। तो जब मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे तो मैं मार्केट देखूंगा, फिर मेरा दिमाग लगाऊंगा, फिर उस तरीके से पोजीशन लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट सेल करूंगा, और मैं सोचूंगा मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकता है, या तो यहां से मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, राइट। ऐसी बड़ी बड़ी करोड़ों की पोजीशन लूंगा। तो जब हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं ना, तो बायर के व्यू पॉइंट से नहीं देखना चाहिए। बायर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनका कोई मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है। ये चार्ट बनता है सेलर्स की वजह से। क्यों पता है ना, निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट में जब हम बायर थे तो सिर्फ 7,000 रुपए में छूट गए थे, पर सामने वही सेलर को 63,000 देने पड़ते थे। तो यहां पे जो हम लेवल्स देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े बार देख रहे हैं ना, वो बार बने इसलिए क्योंकि करोड़ों रुपए का कैपिटल यहां पे गया है। तो अब आप सोचो कि हमें किस पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, उन लोगों की एक्टिविटी पे जो करोड़ों का ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनकी करोड़ों में मार्केट की पोजीशन ओपन है, या तो उन लोगों के लिए कि जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट में बैठे हुए सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो ये सब चीजें हमें देखनी है कि जो बड़े बड़े सेलर है वो क्या कर रहे हैं मार्केट में। सो फॉर एग्जांपल कॉल साइड का ये रहा, पुट साइड का ये रहा चार्ट। सो सीधा मैं अगर चार्ट देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि कुछ कुछ बार्स बड़े हैं यहाँ पे। जब बार्स बड़े हैं इसका मतलब कि वहां पे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, मतलब ज्यादा वहां पे एक्टिविटी उस जगह पे सेलर्स की है, ठीक है। और इस साइड जहां पे बड़े बड़े बार्स दिखेंगे वहां पे पुट राइटिंग की एक्टिविटीज ज्यादा है, वहां पे पुट वाले सेलर्स ज्यादा बैठे हुए हैं, अभी ओपन इंटरेस्ट है, मतलब पोजीशन निकाली नहीं है। अगर पोजीशन नहीं निकाली इसका मतलब क्या है कि दे आर थिंकिंग कि ये लेवल्स चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। कॉल साइड, पुट साइड। तो इस तरीके से मुझे मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप देखो, अगर अभी मैं स्क्रीन पे जाऊंगा, कुछ कुछ लेवल्स हमें मिलेंगे और देन वी विल चेक कि चार्ट में वो लेवल क्या टैली होते हैं। सो अगर
अभी आप देखोगे कि सबसे बड़ा स्पाइक यहाँ पे 25,000 पे, 25,000, 24,000, 24,500, है ना। तो आप देखो कि अगर यहाँ पे मैं ये डालता हूं कि एक मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो ऑलरेडी 24,800 पे मुझे एक इंटरिम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। जो मार्केट यहाँ पे है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ से है, वो है 24,800 में। तो आप देखो कि यहाँ पे 25,000 पे दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट आसपास है। फिर 24,000, फिर 24,500। तो आप देखो कि अगर यहाँ पे मैं करूं कि चलो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, तो 24,500 वाला हमें रेजिस्टेंस मिल गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो करीबन करीबन 25,000, करीबन करीबन 24,500, करीबन करीबन 24,200, ये 3 लेवल तो हमें ऐसे ही मिल रहे थे, और ऑलमोस्ट ये 3 लेवल यहाँ पे एग्री भी करते हैं। और इस साइड अगर देखो तो हमें एक 23,000 पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सब में से लो कौन सा है, तो कि ये लो। और लो, ये लो की प्राइस कितनी है, यहाँ पे लो कितना मारा है, 23,200 के आसपास लो मारा है। मिल गया वो हमारा सपोर्ट। दूसरे सपोर्ट कौन से, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला सपोर्ट क्या कह रहा है कि भाई 23,400, 23,500, तो वो हमें वो सीखने को मिल जाएंगे। ये रहा देखो, 22,000 में मिल रहा है, 23,000 वाला हमने देख लिया, 23,500 वाला हमें मिल गया यहाँ पे, राइट, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये वाली जगह पे। समझ रहे हो। सो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पे मैच होगा, जो आपको चार्ट में दिखता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या तो कोई स्टॉक में। क्योंकि जनरली देखो, सेंटिमेंट्स तो फॉलो होंगे ही होंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें टेली होगी। कई बार थोड़ी ऊपर नीचे चीजें होगी, कई बार थोड़ा यहाँ पे अर्ली पता चल जाएगा। तो कई बार इससे एक रेंज बन सकती है कि भाई बड़े बड़े लोग जो कैपिटल डाल के बैठे हैं, वो तो सोच ही रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से आगे जाने वाला नहीं है, अभी तो बहुत उसको देर लगेगी उसको क्रैक करने में, और नीचे इस लेवल के नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे भी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, तो पुट सेलिंग हुई है। तो ये इस तरीके से एक जजमेंट लिया जाता है, एक व्यू पॉइंट लिया जाता है, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये शॉर्टकट है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ईओडी एट द एंड ऑफ द डे अपडेट होता है। क्योंकि अभी मार्केट चालू है, कैसे ओपन इंटरेस्ट अपडेट रह सकता है। हाँ, ऐसे आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए, ऐसे टूल्स आ गए जो आपको बोलेंगे लाइव ओपन इंटरेस्ट अपडेट है, पर उसका एक्चुअली कोई यूसेज नहीं है। आप खुद सोच लो कि क्यों यूसेज नहीं है। क्योंकि जब ये लोग बड़े बड़े एंटर एग्जिट करते हैं ना, तो कई बार इनके पास डिफरेंट रीजन होते हैं, उनको मार्केट से लेना देना नहीं होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे बड़े बड़े एफआई है जो सिंगापुर और यूएस से आए, अचानक कुछ उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हमें धीरे धीरे इंडियन मार्केट से निकलना है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई रीजन की वजह से उनको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या तो अभी हॉलीडे सीजन चल रहा है, तो कई बार देखना न्यू ईयर के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे एफआई कुछ सेल करना चालू कर देती है। तो कई बार कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो सेल करना चालू करते हैं। तब इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन मार्केट खराब है, पर ओपन इंटरेस्ट में ऐसा दिखेगा कि भाई कुछ लोचा हो रहा है। और फॉर एग्जांपल सोचो कि कल जाके आईसीआईसी बैंक एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, और वो म्यूचुअल फंड के पैसे इकट्ठा करती है। एक टाइम पे बहुत सारा पैसा आ गया, 15,000 करोड़, 30,000 करोड़। अब उनको कहीं पे इन्वेस्ट करना होगा कि नहीं करना होगा। तो समझ लो कि उन्होंने सोचा कि चलो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी आ गई, इस फंड को कैसे चलाना है, कौन से स्टॉक में पैसा डालना है। जब वो आने वाले 15 दिन तक वो एक स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से बड़ा बाइंग आता रहेगा। क्योंकि अभी मैटर नहीं करता मार्केट खराब चल रहा है या बुरा चल रहा है, उनको तो पैसे डालने हैं। वो इतना 20,000 करोड़ रुपया बैंक में तो डाल नहीं सकते। तो थ्रू आउट द डे ऐसे काफी सारी ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, जिसका एक्चुअल मार्केट से शायद कई बार लेना देना नहीं होता। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड को कुछ सेल करना होता है, कि चलो अकाउंट सेटल करना है, पोर्टफोलियो बैलेंस करना है, कुछ सेबी के रूल्स फॉलो करना है, तो बेचारे को अननेसेसरी सेल भी करना पड़ता है। तो इसका मतलब नहीं है कि भाई मार्केट खराब है। तो समझो, कुछ सही रीजन होते हैं, कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं। तो एंट्री एग्जिट चलती रहती है। पर उस चीजों पे अगर मैं मेरा ट्रेड लूं, तो वो ट्रेड इतना सही नहीं होगा, वो डेटा पे रिलाय नहीं कर सकते। और ये डेटा ईओडी पे ही रिलायबल होता है। मतलब एक दिन खत्म हुआ तो कितनी पोजीशन अभी भी चालू है, वो मैं डे टू डे देखता रहूंगा।
तब मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने लोग अभी भी इस चीज में कमिटेड है, इस बार्स में, इस रेजिस्टेंस में कमिटेड है। इंट्राडे में कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट आ गई जो बोलती है हाँ हम हमको लाइव डेटा देंगे, उस लाइव डेटा का कोई यूज नहीं है, इंट्राडे के लिए 0 मार्क्स मिलते हैं। पर फिर भी आपको यूट्यूब में फैंसी वीडियोस तो मिल ही जाएंगे, पर मैथमेटिकली उसका कोई काम नहीं है। दूसरी चीज, इसके नीचे जो आपको एक छोटा सा चार्ट दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे भी बार बढ़ा है, यहाँ पे भी बार बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर टू प्रीवियस डे अभी इसमें और ज्यादा कमिटमेंट आया है, इस लेवल पे और ज्यादा लोग एंटर हुए हैं जो राइटिंग कर रहे हैं, चाहे वो कॉल राइटिंग हो चाहे वो पुट राइटिंग हो, मतलब कमिटमेंट बढ़ा है और नए लोग ऐड हुए हैं और बड़ी कैपिटल ऐड हुई है, मतलब इस लेवल को लोग और कमिट कर रहे हैं। अच्छा, कई बार ये देखना कुछ कुछ जो बाहर है वो रिवर्स जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब इतने लोग निकल रहे हैं उसमें से, इतने लोग निकल रहे हैं उसमें से, मतलब अब कमिटमेंट थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो कई बार अचानक मार्केट में बड़ी मूव आती है, तो क्या होता है पता है, यहां से कमिटमेंट एकदम छोटा हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर बार में कमिटमेंट बढ़ जाएगा। ऐसा सब कुछ ऑनगोइंग बेसिस पे होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो लोग उस तरह से देखते रहते हैं कि जो बड़ी कैपिटल है ना उसका कमिटमेंट कौन से लेवल पे है, तो चलो वो उसको एक रेंज मान लेते हैं, उसको मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं। जो लोग कुछ अच्छी कैपिटल वाले ऑप्शन हेजिंग ट्रेडर होते हैं ना, वो इसके बेस पे कुछ मार्केट रेंज भी डिसाइड करते हैं कि चलो ऊपर इतना नीचे इतना, तो चलो मैं एक ट्रेड डालता हूं और थोड़ा बहुत फिर चार्ट का फायदा ले लेते हैं। तो ये ओवरऑल काम होता है ओपन इंटरेस्ट का, और इसको इस तरह से यूज करना चाहिए और इससे ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए कि भाई ये तो एक सीक्रेट हो गया, ये तो वैसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। अल्टीमेटली क्या है कि जो ओपन पोजीशन है जो बड़ी बड़ी करोड़ों की, बस उसका एक बैरोमीटर है, उसका एक मेजरमेंट है जो हमें बताता रहता है। बट इससे अच्छा तो इसको गुड टू नो इंफॉर्मेशन मान लो और थोड़ा ज्यादा रिलाई करो चार्ट पे, क्योंकि चार्ट को आप हरा नहीं सकते और उसमें लेवल और अच्छी तरह से दिखते हैं, वहां पे तो इक्विटी मार्केट भी चलता है, राइट। बट या ओपन इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ अवर स्टडी, ये सिखाना चाहिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मैंने इतना कवर कर दिया, ठीक है। और आई रेकमेंड कि भाई इतना बुकिश इसमें मत जाओ, है ना। ओके, अब बात आती है कि एक चीज होती है वॉल्यूम, जो आपको पता होगा कि भाई यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि वॉल्यूम। तो कई बार क्या होता है कि भाई चलो ओपन इंटरेस्ट तो ऐसी पोजीशन है कि जो ओपन है, जहां पे अभी भी इंटरेस्ट है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। वॉल्यूम मतलब ट्रेडिंग कितना हो रहा है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो वॉल्यूम हम बोलते हैं। रिलायंस में आज इतना वॉल्यूम था, तो उस वॉल्यूम का यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है, राइट। तो कई बार स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स जानने के लिए, चीजों को समझने के लिए ट्रेडर्स ने क्या किया हुआ है कि कुछ इक्वेशंस बना लिए कि भाई अगर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो उसका भी कुछ मीनिंग हो सकता है। शायद मुझे ट्रेड का पता चल जाए, शायद मुझे कुछ इशारा मिल जाए। तो वो कुछ एक दो मैं इमेजेस आपके सामने रख रहा हूं। मैं पर्सनली उन चीजों पे इतना रिलाई नहीं करता जितना मैं मेरे ट्रेड सेटअप पे रिलाई करता हूं, बट सिंस वी आर लर्निंग वी शुड नो। देखो, सबसे पहले एक इक्वेशन बनता है कि प्राइस और वॉल्यूम, राइट। सो कोई भी चीज की जब प्राइस बढ़ती है और साथ में वॉल्यूम बनता है तो हम बोलते हैं भाई वो तो बुलिश हुआ। कोई भी चीज की प्राइस कम होती है, साथ में वॉल्यूम कम होती है, तो हम बोलते हैं यार बेरिश ट्रेंड कुड प्रोबेबली एंड, एक्सपेक्ट अ रिवर्सल बेरिश। कोई चीज की प्राइस कम होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो बोलते हैं बेरिश। कोई चीज की प्राइस ज्यादा होती है, वॉल्यूम कम होता है, तो बोले बुलिश ट्रेंड कुड प्रोबेबली एंड, है ना। सो दिस इज जस्ट गुड टू नो इंफॉर्मेशन। देखो ये इक्विटी मार्केट में भी ये इक्वेशन लागू हो ही सकता है। मैं बोल रहा हूँ रिलायंस का प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स वो बुलिश ही हुआ। मैं बोल रहा हूँ रिलायंस का प्राइस कम हो रहा है और साथ साथ में वॉल्यूम कम हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ रिलायंस का प्राइस कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो बेरिश हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं। प्राइस ज्यादा है और वॉल्यूम ज्यादा, मतलब बाहर ज्यादा है। और जब इसका एक मिसमैच होता है तो क्या होता है, तो बोले कि रिवर्सल हो रहा है ना। बट सी दीज आर समटाइम वेरी थियोरेटिकल थिंग्स, क्योंकि सेंटिमेंट इस तरह से चेंज होते हैं ना कि मैं इक्वेशन पे काम नहीं कर सकता। इफ दिस इज ट्रू
कि हर बंदा को अगर इतना इस तरीके से है तो हर बंदा मार्केट को पकड़ लेता ना। तो दिस इज समटाइम इट इज थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन जो आपको मजा आता है कि हाँ सर ने हमें कुछ इक्वेशन दे दिया, कि किसी का वीडियो देखा, ओहो मुझे पता चल गया कैसे बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। इतना इस तरीके से नहीं होता है, राइट? वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो उसी तरह से ट्रेडर्स ने ऐसे इक्वेशन भी बना लिए कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट का क्या रिलेशनशिप है, राइट? तो प्राइस अगर ज्यादा हो रही है, अगर प्रीमियम प्राइस बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो प्राइस ज्यादा हो रही है और ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा लोग लॉन्ग साइड आ रहे हैं ओवरऑल, है ना? प्राइस घट रही है, ओपन इंटरेस्ट भी घट रहे हैं, तो लॉन्ग्स आर कवरिंग देन पोजीशन, मतलब लॉन्ग में से, मतलब जो लोग मार्केट को सोच रहे हैं कि अप जा रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं मार्केट में से। तो उसके टेक्निकल टर्म ये लोग यूज करते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब सब कुछ समेट लो, अपना समेट लो, मतलब अनवाइंडिंग, धीरे धीरे निकलो यहां से, सीजन खत्म हो गई। उस तरह प्राइस नीचे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो बोले ज्यादा ट्रेडर्स आ रहे हैं शॉर्ट साइड, ऐसा बोलते हैं। प्राइस डिक्रीज हुई, ओपन इंक्रीज हुई, तो क्या बोल रहे हैं? ज्यादा ज्यादा अभी ट्रेडर्स आ रहे हैं शॉर्ट साइड से। उल्टा, प्राइस ज्यादा हुई है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट्स आर कवरिंग, कि जो लोग सेलर्स है, बड़े बड़े सेलर्स, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन समेट रहे हैं, वो लोग ऐसा बोलेंगे। अगेन, ये दोनों इमेजेस में जो इक्वेशन है ना, दीज आर गुड टू नो इंफॉर्मेशन। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर यही हमारे लिए तो बस यही है, इसके ऊपर ही ट्रेड करना है, आप रिग्रेट करोगे, क्योंकि मार्केट एक प्रैक्टिकल तरीके से चलता है। ये सब चीजें हाँ जाननी चाहिए, बट इट इज जस्ट टू हैव अ गुड नॉलेज विथ यू, कि भाई आई नो कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, आई नो कि वॉल्यूम क्या होता है, आई नो कि उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, बट एट द सेम टाइम आप चार्ट तो देखो मार्केट का, आप स्ट्रक्चर तो समझो मार्केट का, आप चार्ट पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, आप अपना स्ट्रेटेजी तो फॉलो करो। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अच्छा इसका मतलब है कि ज्यादा यहाँ पे मार्केट बुलिश होने वाला है, लॉन्ग्स ज्यादा है, तो चलो मैं कॉल बाय करूं। मैंने अभी बोला ना, कई बार रीजन क्लियर नहीं होता है कि क्यों बड़ी बड़ी पोजीशन एंटर हो रही है, एग्जिट हो रही है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसकी वजह से होता है। सो नेवर टेक दिस थिंग एज अ शॉर्टकट, है ना? मार्केट का स्ट्रक्चर है और आपका सेटअप है, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आ गई जिसको बोलते हैं पीसीआर, मतलब पुट टू कॉल रेशियो। अब ये रेशियो भी काफी लोग शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं, इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पर मैं ये रेशियो क्या है वो बताऊंगा और उसका एक प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा। तो यहां पे सोच क्या है, ये रेशियो बनाने की जरूरत क्या है? ये रेशियो बनाने की जरूरत इसलिए है कि यहां पे लोग समझना चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में या तो हमारे मार्केट में ओवरऑल पुट साइड इंटरेस्ट ज्यादा है या तो कॉल साइड इंटरेस्ट ज्यादा है लोगों का। अगेन, हमें सभी चीजें बड़े बड़े सेलर के व्यू पॉइंट से सोचनी है, बाहर का यहां पे कोई काम नहीं, क्योंकि वो करोड़ों की कैपिटल कमिट कर रहे हैं। तो आप सोचो कि जहां पे मैं ऐसा बोलूं कि ओवरऑल पुट साइड एक्टिविटी ज्यादा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? और ओवरऑल कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो क्या हुआ? मतलब कहीं ना कहीं कुछ सेंटिमेंट पता चलेगा। तो आप सोचो कि जब ये रेशियो होता है, कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डाल दो, 50 लाख डाल दो, तो 50 लाख मतलब न्यूट्रल हो गया मार्केट ट्रेंड, है ना? पर समझ लो कि पुट ज्यादा हो गए, कॉल कम हो गए, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा कि बेरिश हो गया, मोर देन 1, तो बेरिश हो जाएगा कि भाई ओवरऑल पुट वाले कमिटमेंट बड़ी बड़ी कैपिटल ज्यादा है। और जब लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? कॉल साइड की बहुत बड़ी कैपिटल जो होगी उसका कमिटमेंट ज्यादा है, तो मार्केट बुलिश सेंटिमेंट में है, ऐसा बोला जाता है। और कई कई बार ये सच भी होता है, ऐसा नहीं कि ये गलत है। बट देखो, सी वंस यू रियलाइज, अभी हमने ओपन इंटरेस्ट देखा, हमने ओपन इंटरेस्ट विथ वॉल्यूम वगैरह के रिलेशनशिप्स देखे, और ये पीसीआर देखे, तो देखो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स कम्युनिटी क्या करती है, ट्राई करती है, क्या करती है मार्केट में जानने के लिए। जैसे इक्विटी मार्केट में हम क्या करते हैं, आरएसआई डालते हैं, एमएससीडी डालते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस यहाँ पे भी निकाल लिए लोगों ने। बट हाँ, ऐसे फैंसी वीडियोस भी मिल जाएंगे कि भाई पीसीआर ही सब कुछ है, ओपन इंटरेस्ट ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है यार। मार्केट को ब्रॉड तरीके से समझो, फिर कल जाके आप बोलोगे ओहो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का या तो पर्टिकुलर मार्केट का
पीसीआर रेशियो तो 1.2 चल रहा है, 1.5, अरे बेरिश है, चलो सेल करना चालू कर दो, पुट बाय करना चालू कर दो। सर आपने समझाया था ना, पीसीआर तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट तो ऊपर जाता रहेगा और पीसीआर बोलेगा मार्केट तो बेरिश है, तो क्या कर लोगे आप? और ऐसा होता भी है, क्योंकि ये थियोरेटिकल नॉलेज है, ये इस तरह से काम नहीं करता। और मैंने ये हाईलाइट में क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट देखो, कंपेरेटिव पीसीआर इज मोर हेल्पफुल टू टेक बेटर डिसीजन। मतलब जब हम पीसीआर का चार्ट देखते हैं ना, तो रेशियो को कंपेयर करो पास्ट हिस्ट्री से, तब वो हेल्पफुल होगा, बाकी वो हेल्पफुल नहीं होने वाला। तो अब हम समझेंगे, ऑब्स्ट्रा में जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसका थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिकल यूज करना हो तो मुझे सोचना कैसे है ना। ओके, तो अब हम फिर से आ जाएंगे ऑब्स्ट्रा में, जहां पे मैंने पीसीआर ओपन करके रखा है। पीसीआर भी कहां से ओपन होता है, ये वाला, यहां पे क्लिक करोगे तो पीसीआर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे, ठीक है, अब ये देखो कि पीसीआर का ये पीसीआर रेशियो है। आप देखो कि जैसे यहां, और ये मार्केट है, ठीक है, ये निफ्टी है और ये पीसीआर। तो समझो यहां पे जो पीसीआर था, ठीक है, वो कितना था, 1.225, और बाद में वो पीसीआर नीचे चला गया, नीचे चला गया, नीचे चला गया, तो पीसीआर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो शुरुआत में 1.25 से कम होता जा रहा है पीसीआर, धीरे 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 कम होता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे सपोर्ट दिखेगा हमको। उसी तरह से अगर मैं 15 मिनट में जाऊं, अगर मैं 3 महीने में जाऊं, तो कई बार देखो ये 3 महीने वाले में गया तो यहाँ पे क्या जानकारी मिलती है, ये पीसीआर देखो 0.742, यहाँ पे देखो 0.711। जब यहाँ पे पीसीआर आता है तो देखा एक सपोर्ट, फिर से वहां से बाउंस ही होता है वो पीसीआर, और उस टाइम पे मार्केट देख लो कि मार्केट क्या कर रहे हैं, राइट। सो हिस्टोरिकल आप पीसीआर कंपेयर करोगे और वो रेशियो खुद क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे रेशियो था वो ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उस टाइम पे मार्केट पे इफेक्ट क्या चल रही है, फिर यहाँ पे ज्यादा था और वो कम होने लगा तो मार्केट ऊपर जा रहा है। ये रिलेशनशिप एक ऐसा होता है, तब हमें समझ में आता है कि ठीक है कुछ मार्केट में कुछ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पीसीआर इज एज सेम टू दिस पीसीआर, तो चलो इससे तो लो गया नहीं है पीसीआर, तो चलो एक मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आ गया, तो वो हमें पता चलता है ओके शायद पुल बैक आने की पॉसिबिलिटीज है। तो मैं ये देखूंगा कि पहले पीसीआर 1.5 था, वो धीरे धीरे 1.4 हो रहा है, फिर 1.2 हो रहा है। सो देन आई विल अंडरस्टैंड कि ओके ओके, कि भाई इसका मतलब क्या है कि चलो पुट साइड एक्टिविटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, राइट। तो मैं उस तरीके से चीजों को देखूंगा, समझूंगा उस तरीके से, रादर देन कि भाई 1.5 तो मतलब ये तो बेरिश हो गया, 0.7 मतलब ये तो बुलिश हो गया। तो देखो कई कई बार ये लाइन मैच नहीं होती ना, काम नहीं आता ना। वो इसलिए काम नहीं आता है क्योंकि हमें ना हर एक चीज को शॉर्टकट मान लेते हैं, पीसीआर को हम शॉर्टकट मान लेते हैं, पर हालांकि एक्टिविटी का काफी सारा रीजन होता है। तो हमें कंपेरेटिव एनालिसिस करो, कंपेरेटिव एनालिसिस करो, दैट इज गुड, एंड एट द सेम टाइम फिर उस टाइम पे मार्केट का चार्ट भी देख लो यार, मार्केट का चार्ट तो मिस आउट मत करो आप, कि मैं चार्ट मिस आउट कर रहा हूं, ऐसा मत करो आप, है ना। अब जैसे यहां से मार्केट कंटिन्यूअसली गिरा है, तो उस टाइम पे पीसीआर एक के ऊपर, तो देखो यहाँ पे क्या था, एक के ऊपर तो ऑलरेडी था और वहीं से घट रहा था। तो भले वो 9 साइड जा रहा है, भले वो इवन 8 साइड जा रहा है, तो एक्चुअली लग रहा था कि नहीं नहीं बुलिश है, पर वो मार्केट तो यहाँ से गिर रहा था, ऐसा हो रहा है, डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं ना टेक्निकल लैंग्वेज में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी हम सीख रहे हैं, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो वॉल्यूम विथ ओपन इंटरेस्ट हो, चाहे पीसीआर हो, देयर इज नो सच थिंग एज शॉर्टकट। पहले वो चीज क्यों आई, कहां से आई, वो चीज हमें क्या बताती है और वो कितना ट्रू है, उसको किस तरह से देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं एक बात बोलूं, वर्कशॉप होते होते मैं एक सेटअप की भी बात करूंगा और ट्रेड कैसे लेना चाहिए वो भी बात करूंगा। और मैं पर्सनली ये सब चीजों को फॉलो भी नहीं करता, इन सब चीजों से आप पैसा भी बना भी नहीं सकते। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर, नथिंग एल्स। एक ब्रॉड मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये सब चीजें बनी होती है। जब मैं सुबह उठता हूं और मुझे ऑप्शन बाइंग करना होता है या तो मुझे हेज करना होता है, तो मैं सब इन डेटा पे रिलाई नहीं करता। आई डोंट लाइक दिस थिंग्स टू यूज मच, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग और उसका कुछ इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, तो मार्केट का पूरा एक स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। तो उस टाइम पे मुझे तो दूसरी चीजों पे ध्यान देना होता है। इससे अच्छा तो मैं मेरा ट्रेड सेटअप पे फोकस करूं, मैं मेरे चार्ट पे फोकस करूं,
मैं स्ट्राइक सिलेक्शन में मास्टर बन जाऊं, मैं एंट्री एग्जिट में मास्टर बन जाऊं, मैं ग्रीक्स पे मास्टर बन जाऊं, बस मेरी लाइफ शॉर्टेड है ना। तो इसमें पीएचडी करने आप मत बैठो, ये सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि यहां तक तो ये सब टॉपिक्स हमने समझ लिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है और उसमें भी जरा देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट की कंटेंट क्या है। हाँ, यहां तक हम समझ लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं जिसका नाम है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें कंसेप्ट स्टडी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है गामा ब्लास्ट, और ऑप्शन बाइंग में यूज करेंगे हम प्रॉफिट बनाने के लिए। फिर हम वेगा के बारे में और थोड़ा जानेंगे और थीटा डीके की प्रोसेस को और थोड़ा समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम एक एक लेवल डीप में जा रहे हैं ताकि एज अ बायर एज अ सेलर हर चीज को हम ज्यादा यूज करना सीखें। सो वंस अगेन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद ये पार्ट नंबर 6 को कंटिन्यू करते हैं, ठीक।